हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो आपका टेस्ट होगा वो टेस्ट नंबर 11 होगा। 10 नहीं, 10 आपका हो चुका है। आज होगा आपका टेस्ट नंबर 11 और आज इसमें 50 नहीं पूरे 75 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पूरे 75 सवाल हम देखने वाले हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका था कि हम धीरे धीरे करके 50 से शुरू किए हैं, 75 पे जाएंगे, 100 पे जाएंगे, 125 पे जाएंगे और धीरे धीरे करके हम 150 तक यहाँ पर जाने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 75 यानी 75 सवाल। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ये आज का टेस्ट। और जो लोग अगर टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और टेलीग्राम पे आपको जो भी क्लास होता है उसका लिंक आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाता है। और ये देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, ठीक है। और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको इस पर भी मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हम दे देंगे, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका फेसबुक पेज है, यूट्यूब है। और सीटेट की भी आपको क्लास चल रही है दोस्तों। तो जो लोग अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो उनको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। सीटेट की भी आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपकी सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत सभी का आपका क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, सभी लोग एक बार वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दें। जितने लोग देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहला सवाल हम देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन। देखिए, तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो है आपका विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का और भी बहुत जगह केंद्र था, जैसे कि नालंदा आपका बौद्ध धर्म से संबंधित था, आपका वल्लभी था आपका, और विक्रमशिला था। तो ये तीन जो प्रमुख थे वो थे आपके बौद्ध शिक्षा से संबंधित। कौन? एक नालंदा, एक आपका वल्लभी और एक विक्रमशिला, ठीक है। और बौद्ध धर्म के बारे में आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था इनका जन्म। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं कि स्यादवाद सिद्धांत है। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? लोकयत धर्म का है, लोकायत धर्म का है, या शैव धर्म का है, जैन धर्म का है, या फिर वैष्णव धर्म का है? तो स्यादवाद जो सिद्धांत है दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए आपको जैन धर्म में। सबसे जो लास्ट वाले तीर्थंकर थे वो थे आपको भगवान महावीर, और 24वें तीर्थंकर थे आपको महावीर जी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका थर्ड नंबर कि अलार कलाम कौन थे? देखिए अलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है कि बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, या बुद्धकालीन एक शासक था, या बुद्ध के एक गुरु थे। तो बुद्ध के ये एक गुरु थे अलार कलाम। देखिए जब बुद्ध भगवान इन्होंने जब मतलब अपना घर को त्याग दिए तो सबसे पहले इन्होंने अलार कलाम के पास ही गए थे और इनके पास तपस्या किए थे, लेकिन इन्होंने इनसे संतुष्ट नहीं हो पाए और इन्होंने फिर बोध गया की ओर चले। और बोध गया में जाकर के ये 6 वर्ष की तपस्या, कड़ी तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बुद्ध के एक गुरु थे आपका। नेक्स्ट है आपका कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों राजा विदेह के बारे में लिखा हुआ है और ये माधव से संबंधित ऋषि थे, है ना। राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन थे, ये आपको ये सवाल है। तो उससे संबंधित जो ऋषि थे ऑप्शन है आपका ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, या फिर ऋषि गौतम रहुगन। 4 का आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगन थे इसके ऋषि से संबंधित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? देखिए किताब उल हिंद जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बुक है। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है किताब उल हिंद के बारे में कि इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है आपका हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज अलबरूनी, या शम्स ए सिराज अफीक। तो किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है इसके लेखक, ठीक है, याद रखना है अलबरूनी। चलिए अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान था, अबू
रेहान अलबरूनी का वास्तविक नाम था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कि 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, तो ये जो हुआ था, तो सबसे अधिक जो सिपाही भाग लिए थे वो कहाँ से भाग लिए थे, तो वो अवध से भाग लिए थे। ठीक है, कहाँ से भाग लिए थे दोस्तों, तो सर्वाधिक सिपाही अवध के थे आपका। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आपका कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था। देखिए जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी पूर्व में, तो उन्होंने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए दोस्तों गौतम बुद्ध किसी को भी नामित नहीं किया था। तो इस अनुसार से जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी। ठीक है, वो बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। ठीक है, बल्कि वो अपने उपदेश को ही मार्गदर्शक बताया था आपका। ठीक है, यानी कि धर्म और विनय बताया था। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में किया गया है। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का जो संवाद किया गया है, ये किस उपनिषद में किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठोपनिषद में। ठीक है, किस उपनिषद में वर्णन है, तो कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किया गया है, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है। और क्या उपदेश दिया था कि न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह क्या है, तो यह अजन्मा है और नित्य तथा शाश्वत है। ठीक है, और ये किस में वर्णन था, तो कठोपनिषद में। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर की पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो पृथ्वीराज विजय एक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा जयानक। इसके जो लेखक है वो है आपको जयानक। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 10 कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन आगरा में, कालिंजर में, रोहतास में या सासाराम में। तो 10 का हो जाएगा जो शेरशाह की मृत्यु हुई थी वो इसके बारूद फटने के वजह से हुआ था, और उसका जो शरीर था वो जल गया था, इसके वजह से इसका मृत्यु हो गया था। और इसका जो मृत्यु हुआ था वो कालिंजर में हुआ था। ठीक है, कालिंजर विजय के समय हुआ था 1545 ईस्वी में। ठीक है, 1545 में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि वर्ष 1939 में, वर्ष 1939 है, ये काफ़ी फेमस है हमारे इतिहास में। कह रहा है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस के छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था। देखिए तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने कांग्रेस दल को छोड़ दिया था और इन्होंने एक दल की स्थापना किया था, उसका नाम था आपको फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे 1939 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। तो 11 का हो जाएगा आंसर नंबर आपका डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर की भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था दोस्तों, ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था आपका। ठीक है, और ये बम्बई से शुरुआत हुआ था, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, और इसमें जितने भी बड़े बड़े नेता थे ना, सभी को गिरफ्तार नज़रबंद कर लिया गया था। तो क्वेश्चन कहा गया है कि गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था। तो गांधी जी को दोस्तों बम्बई में ही बंदी बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। और बम्बई में कहाँ रखा गया था गांधी जी को, तो पूना के आगा खां महल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी को कहाँ रखा गया था, तो पूना में रखा गया था, आगा खां पैलेस में। ठीक है, आगा खां महल कहिए या फिर पैलेस कहिए, तो आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुरुआत कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समर्थन कब हुआ था। तो शुरुआत अगर पूछे तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। समर्थन जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये किया गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, आपको आंसर नंबर हो जाएगा
देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिया गया है दोस्तों। एक यहाँ जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, है ना। 1942 में भारत छोड़ो जो प्रस्ताव किया गया था ये 8 अगस्त को हुआ था, ठीक है। प्रस्ताव जो पेश किया गया था 8 अगस्त 1942 को, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा आपका, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था आपको हमारे महात्मा गांधी के द्वारा, और इसी आंदोलन में नारा दिया गया था आपको करो या मरो का नारा, ठीक है, करो या मरो का नारा भी दिया गया था। 9 अगस्त 1942, डेट याद रखना है पूरा क्योंकि पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का राष्ट्रीय गीत बन गया था? वो कौन सा आंदोलन था दोस्तों जब वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो राष्ट्रीय गीत बन गया था, है ना। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के समय। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो स्वदेशी भी आंदोलन जो हुआ था आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था आपको क्या? तो स्वदेशी आंदोलन। और इसी आंदोलन में जब वंदे मातरम गीत गाया गया था तो इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कब गाया गया था वंदे मातरम, तो 1896 ईस्वी में ही कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? बताइए, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, छपने वाला है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, है ना। महात्मा गांधी वाला तो बहुत बार पूछा है। सुभाष चंद्र बोस के कौन थे राजनीतिक गुरु? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका CR दास। CR दास जो थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है आपका CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 नंबर। 17 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? देखिए काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1925 में हुआ था काकोरी डकैती, मतलब कि इसमें ट्रेन में डकैती किया गया था, लूटपाट किया गया था, जितने भी हथियार थे, गोला बारूद थे, है ना, ये सब चीज़ लूटपाट किया गया था आपको। और किसके द्वारा लूटपाट किया गया था दोस्तों? तो इसमें 29 क्रांतिकारी थे, ठीक है, 29 क्रांतिकारी इसमें थे। और इसमें बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसमें अशफाक उल्ला खान थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, और जबकि चंद्रशेखर आज़ाद भी थे इसमें। लेकिन इसमें 4 लोग को फांसी दे दिया गया था। एक तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दिया गया था, 4 लोग को। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो फरार हो गए थे, वो भाग निकले थे, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। किसको चढ़ाया था दोस्तों? तो 17 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद क्या हो गए थे? भाग गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर। कह रहा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला सवाल है। जितने भी प्रश्न है ना आपको 100% है कि कहीं ना कहीं पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कह रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय महिला जो अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी आपका सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए यहाँ पर कह दिया है प्रथम भारतीय कह दिया है ना। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला तब हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू कब अध्यक्ष बनी थी? तो 1925 में ये अध्यक्ष बनी थी। यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन घुमा करके आपको पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, 1917 में वो अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर यहाँ पर भारतीय शब्द लगा दिया जाए तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, 1925 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बार बार घुमा के पूछा जाता है। और जो 1925 में हुआ था ये कैवां अधिवेशन था? तो ये 40वां अधिवेशन था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? अभी आपको बताए कि 1905 में हुआ था, है ना। तो 1905 में जो आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ था इसका तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन,
दूसरा है कि लोकमान्य तिलक पर अधिरोपण 18 महीने के सख्त कारावास, ये आपका नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, ये भी गलत है। चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा दिया जाना, ये भी गलत है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये नंबर, यानी कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था आपका बंगाल का विभाजन, और 1905 में ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था। और ये बंगाल विभाजन के विरोध के लिए, है ना, ये तत्कालीन कारण था। जब ये बंगाल का विभाजन किया गया तो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है, चलिए 20 नंबर हम सवाल पे चलते हैं। आपका 20 नंबर का आ रहा है कि ब्रिटिश पत्रकार है और उसका नाम है H.W. नेविन्सन, किस चीज़ से जुड़े हुए थे। तो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किस से जुड़े हुए थे, तो 20 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर। ये स्वदेशी आंदोलन से ही जुड़े हुए थे, जो आपको हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। बहुत अच्छा सवाल है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो बिल्कुल सही आंसर दे दीजिएगा। कह रहा है कि सभी प्रकार का जलवायु होना चाहिए, तो सभी प्रकार के जलवायु कहाँ होगा, जो महादेश है वो काफ़ी बड़ा होगा महाद्वीप, तभी तो वहाँ हो सकता है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तो आपका होगा नहीं, क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका दक्षिण में है, उत्तरी अमेरिका उत्तर में है, तो यहाँ पर सभी प्रकार के जलवायु नहीं हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ये भी नहीं होगा, ये भी पूरा दक्षिण में ही है। लेकिन जो एशिया महादेश है ना, एशिया महादेश आपको सबसे बड़ा महादेश भी है, और यहाँ सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि एशिया का जो विस्तार है दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव तक है, और विषुवत रेखा के दक्षिण तक भी आपका इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसीलिए जो एशिया महादेश है यहाँ सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर उष्ण भी है, शीतोष्ण भी है, शीत भी है ना, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध है। तो मेन रूप से 3 कटिबंध होता है आपका। ठीक है, एक तो उष्ण हो गया, एक शीतोष्ण हो गया, और एक आपका होता है शीत जलवायु। ठीक है, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे। नेक्स्ट कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे ना, तो हमारे प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल दिया गया है ना, टेलीग्राम का लिंक भी दे दिए गए हैं हम डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड जरूर से जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को पहले डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा हमारा चैनल। ठीक है, वहाँ पर सारा आपको लिंक मिल जाएगा, A to Z वीडियो का लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ है कि जो लोग अगर सहयोग करते हैं, है ना, जो लोग सहयोग करते हैं तो उनको अलग से एक ग्रुप में जोड़ा गया है, जहाँ पर PDF भी हम देते हैं। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं पहले कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था। देखिए शिवालिक जो श्रेणी है ये हिमालय की श्रेणियाँ हैं। आपको पता है कि जो हमारा हिमालय है वो 3 श्रेणी में बटा हुआ है ना। सबसे ऊपर वाले को कहा जाता है महान हिमालय, बीच वाले को मध्य हिमालय, और सबसे दक्षिण वाले को कहा जाता है शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का निर्माण कब हुआ था, तो इसका जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो हुआ था सेनोजोइक काल में। ठीक है, सेनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था, और आज से लगभग 5 से लेकर के 1.7 मिलियन वर्ष इसका पहले इसका निर्माण हुआ था। सेनोजोइक युग में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका कि भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों की सबसे बड़े भंडार है। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा जो खनिज का बात अगर करें ना, तो खनिज जो है भारत में दोस्तों वो दक्षिणी भारत में ही पाया जाता है आपको, यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, वहीं आपको खनिज संसाधन पाए जाते हैं। एक तो आपका जो छोटा नागपुर का पठार वाला भाग है, ठीक है, और आपका कर्नाटक का पठार वाला भाग है, फिर आपका महाराष्ट्र वाला है, फिर आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ खनिज भरा हुआ है, यानी कि पूरा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो पूरा खनिज से भरा हुआ है। तो क्वेश्चन जो कह रहा था दोस्तों कि भारत किस भाग में खनिज संसाधन सबसे अधिक भंडार है भारत में, तो वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर दक्षिण पूर्व में। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है पश्चिम में, दक्षिण में। हाँ, तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण वाला, यानी कि आंसर नंबर बी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर का पठार भी आ जाएगा, दंडकारण्य पठार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हम मान सकते हैं तो वो दक्षिण पूर्व ही मानेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व ऑप्शन में आपको दे दिया है, तो दक्षिण पूर्व ही मानेंगे। क्यों आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर पूरे दक्षिण की बात करें तो ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, यहाँ सबसे ज़्यादा खनिज भंडार है। एक तो यहाँ पर आपको आ जाएगा आपको झारखंड, उसके नीचे आपको उड़ीसा, उसके नीचे आपको आंध्र प्रदेश, और यहीं पर आ जाएगा आपको
छत्तीसगढ़ वाला भाग भी, और यहीं पर आ जाएगा तमिलनाडु वाला भी थोड़ा बहुत भाग आपका। तो ये वाला जो इलाका है ये सबसे ज़्यादा मतलब खनिज संसाधन से भरा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण में भी हो सकता था, लेकिन जो सबसे जो सटीक हो जाएगा वो आपका डी होगा। नेक्स्ट है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। देखिए पेरू की राजधानी आपको पूछा गया है, ऑप्शन है लिस्बन, लीमा, मैड्रिड या फिर कराकस। तो पेरू की राजधानी है आपका लीमा। ठीक है, कहाँ है पेरू की राजधानी? लीमा है ना। और पेरू जो है दोस्तों ये किस महादेश में है? तो दक्षिण अमेरिका महादेश में है आपका। पेरू एक छोटा सा देश है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 25 नंबर। प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित भारत के 4 सबसे कम साक्षरता वाले राज्यों का सही आरोही क्रम आपको बताना है। तो सबसे कम साक्षरता वाला और वो ही आरोही क्रम बताना है। तो क्या हो जाएगा 25 का? क्या होगा आपका 25 का हो जाएगा आपका, देखिए बिहार तो आपका सबसे नीचे पायदान पर है ही, है ना। बिहार के बाद जो जिसका नंबर आता है वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है राजस्थान और उसके बाद आता है आपका झारखंड का नंबर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का आंसर नंबर सी। ठीक है, बिहार में कितने प्रतिशत हो जाएगा शिक्षा? तो 61.8% साक्षरता दर है बिहार का आपका। अरुणाचल प्रदेश का है आपका 65.4%। ठीक है, और आपका राजस्थान का है दोस्तों 66.1% और आपका झारखंड का है 66.4%। ठीक है, तो इस क्रम से आप सजा लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। वो कौन सा नगर है जहाँ कौन सी जलवायु कह रहा है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। ऑप्शन कह रहा है कि लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन या फिर न्यूयॉर्क। 28 का हो जाएगा दोस्तों आपका केप टाउन। केप टाउन में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलिए, तो 26 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि ब्लैक पर्वत अवस्थित है। ब्लॉक नहीं ब्लैक, है ना। ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? ब्लैक पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका 27 का हो जाएगा आंसर नंबर यूएसए, है ना। ब्लैक पर्वत जो है आपका यूएसए में है। तो देखिए ब्लॉक पर्वत कहाँ है, अगर आपसे पूछे कि ब्लॉक पर्वत कहाँ है, ब्लॉक पर्वत है दोस्तों आपका जर्मनी में। ठीक है, और ब्लैक अगर वाइट, येलो, ब्लैक के नाम रंग के तहत आपको पूछ लिया जाए, है ना, येलो पर्वत कहाँ है ना, वाइट पर्वत कहाँ है, ब्लैक कहाँ है, तो सब यूएसए में हो जाएगा। और ब्लॉक की बात करें तो ये जर्मनी में है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर कि भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क जो है ये किस क्रम के शैल में पाया जाता है ना। लोहा किस क्रम के शैल में रहेगा? विंध्यन क्रम, कडप्पा क्रम या धारवाड़ क्रम या गोंडवाना क्रम। 28 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपका धारवाड़ क्रम में लोहा आपको पाया जाता है। किस क्रम में? धारवाड़ शैल तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, ऑप्शन है बर्लिन, कैनबरा, न्यूयॉर्क या फिर बीजिंग। तो 29 का क्या हो जाएगा? देखिए बर्लिन जो है ना ये जर्मनी की राजधानी है आपका। बर्लिन किसकी राजधानी है? तो बर्लिन हो जाएगा आपका जर्मनी की राजधानी। कैनबरा किसकी राजधानी है? तो ये है आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क किसी की भी राजधानी नहीं है, न्यूयॉर्क एक शहर है। और बीजिंग किसका राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका चीन की राजधानी है। न्यूयॉर्क जो है ये यूएसए का आपका एक शहर है, और यूएसए की अगर राजधानी पूछता तो वो हो जाता आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी आपका यूएसए का राजधानी है। वाशिंगटन डीसी क्या है? एक तो मतलब वो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसी प्रकार से वाशिंगटन डीसी भी वहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है। और 50 राज्य है आपको अमेरिका में, ध्यान रखना है, और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर कि भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन कौन सा है। अधिकतम घनत्व तो आपका बिहार है, और न्यूनतम घनत्व कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है अगर पूछ लिया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है दोस्तों? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देख लीजिए कितना है दोनों में अंतर, मात्र यहाँ 17 व्यक्ति है और मात्र यहाँ देखिए कितना ज़्यादा है, 1106 व्यक्ति है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है राष्ट्रीय आय का गणना, यानी कि इसी को कहते हैं CSO।
ठीक है, इसी को CSO भी कहा जाता है, इसी के द्वारा होता है इसकी गणना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि CSO की स्थापना कब हुई थी, बताइए सभी लोग कमेंट करके, एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है, लाइक कर दीजिए सभी लोग एक बार, जितने लोग देख रहे हैं, ठीक, और शेयर भी कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। तो इसकी जो स्थापना अगर पूछ लिया जाए CSO की, तो 1951 में हुआ था आपको CSO की स्थापना। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। देखिए, तो ऑपरेशन फ्लड के बारे में पिछले क्लास में बताए थे कि ऑपरेशन फ्लड जो है ये आपको दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है दोस्तों, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपका ऑपरेशन फ्लड। और ये शुरुआत कब किया गया था, तो ऑपरेशन फ्लड हुआ था आपको 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को इसके जनक माना जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर की निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ। तो हरित क्रांति तो सबसे पहले कब हुआ था, तो 1966-67 में हुआ था आपको हरित क्रांति। 1966-67 में जो हरित क्रांति हुई थी, और सबसे अधिक जो फायदा हुआ था वो गेहूं को हुआ था, ठीक है, गेहूं फसल का उत्पादन जो था उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। और गेहूं के बाद अगर दूसरे नंबर पर कहता, तो दूसरे नंबर पर हो जाता आपका चावल, और तीसरे नंबर पर हो जाता दोस्तों आपका मोटा अनाज, ठीक है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 8वीं योजना के अंतर्गत, अगला प्रश्न है 34 नंबर की 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कि जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है वो संख्या कितनी है। तो भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, ये आपको पूछा गया है। तो भारत को कितने प्रदेश में बांटा गया है, तो 15 दोस्तों, क्या हो जाएगा 15। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कृषि से क्वेश्चन तो फिक्स है, आपको पूछेगा ही पूछेगा, है ना। तो 15 जो कृषि जलवायु क्षेत्र में भारत को बांटा गया है। और किस योजना में, तो 8वीं योजना में बांटा गया है। लेकिन अब वर्तमान समय में क्या योजना है, नहीं, अब वर्तमान समय में जो पंचवर्षीय योजना चलता था पहले, उसको अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। इसके जगह पर क्या आ गया है, इसके जगह पर आ गया है आपका नीति आयोग। इसके जगह पर क्या आया है आपका नीति आयोग। और नीति आयोग शुरुआत कब से हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 से अपना कार्य कर रहा है नीति आयोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। तो भारत सरकार के द्वारा जो अवरोध और प्रतिबंध लगाया जाता है दोस्तों, इसको जो हटाना कहलाता है उसको कहते हैं आपको उदारीकरण। इसी को कहा जाता है उदारीकरण की प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, है ना, अगला है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। बहुत अच्छा सवाल है, बताइए, गुलाबी क्रांति, है ना। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, क्या हो जाएगा, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है आपको प्याज उत्पादन से। जी हाँ, प्याज उत्पादन से संबंधित है आपका गुलाबी क्रांति। अगर पूछ लिया जाए कि काली क्रांति किससे संबंधित है, तो काली क्रांति क्या हो जाएगा आपको, काली जो हो जाएगा दोस्तों आपका पेट्रोलियम, जो अभी सबसे ज़्यादा महंगा चल रहा है ना, तो काली हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, ठीक है। तो पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है आपको काली क्रांति। अगर पूछ लिया जाए कि नीली क्रांति किससे है, तो नीली हो जाएगा आपको मत्स्य से। नीली क्रांति किससे हो जाएगा, तो मत्स्य यानी कि मछली। नीली क्रांति मत्स्य यानी कि मछली। और अगर पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति किससे हुआ था, तो अभी आपको बताए थे खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित था। लाल क्रांति अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो मांस कैसा होता है, लाल होता है, तो याद रखिएगा। और टमाटर कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल क्रांति मांस और टमाटर। अगर पीली क्रांति पूछ लिया जाए तो तिलहन उत्पादन, है ना, पीली क्रांति तिलहन। तो याद रखना है, ये सब चीज़ बार बार आपको पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था आपका ये। नेक्स्ट है आपका कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। जी हाँ, भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था। जल्दी से जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट है 38 नंबर की वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है। जी हाँ, वार्षिक जो आर्थिक समीक्षा तैयार की जाती है इसको तैयार कौन करता है। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका, वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाएगा, है ना। आर्थिक से संबंधित कौन रहेगा, वित्त मंत्रालय, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। अभी वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 39 नंबर
चलिए सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, है ना। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते जाइएगा सभी लोग। ठीक है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह क्या है। देखिए आप सभी के लिए क्लास बिल्कुल हम फ्री करा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। आप सभी से कुछ नहीं चाहिए, है ना। आप सभी से बस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करते रहें, अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें, है ना। और इतना काम आपको थोड़ा सा करना है। और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे है कि गाय की जो नस्ल सर्वाधिक दूध देती है, तो सबसे अधिक दूध देने वाला कौन सा गाय है दोस्तों, तो 39 का हो जाएगा आपका साहीवाल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका साहीवाल। नेक्स्ट है आपका राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। ऑप्शन है निर्यात एवं आयात से, लोक राजस्व एवं व्यय से, मुद्रा के निर्गम से, या जनसंख्या नियंत्रण से। तो राजकोषीय नीति जो आपका संबंधित है वो हो जाएगा आपका लोक राजस्व एवं व्यय से। ठीक है, लोक राजस्व एवं व्यय से। मैं देखिए 2 बार इसीलिए रिपीट कर देता हूँ ना, ताकि आपको सुन करके भी याद हो जाए। ठीक है, आपको एक बार अगर देख लिए हैं याद नहीं हुआ है तो दोबारा आप इसको फास्ट रिवीजन कर लीजिए, है ना। दोबारा क्या कीजिए, फास्ट रिवीजन कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो 3 डॉट दिया रहता है इस पर क्लिक कीजिएगा, तो वहाँ पर आप सेटिंग में जाइएगा, तो नॉर्मल के जगह पर उसको फास्ट कर लीजिएगा ना, तो आपको फास्ट रिवीजन हो जाएगा। 1 घंटा का वीडियो आप आधे घंटा में रिपीट कर लीजिएगा, है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका। तो 1 बार 2 बार इसको देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन तो कई बार छपा है और आपको भी छपेगा। तो संविधान का हृदय और आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को कहा है, तो वो था आपका दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद है 32 में। ठीक है, अनुच्छेद 32 में है इसका वर्णन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें 5 प्रकार के रीट की व्यवस्था की गई है ना। अगर आपका जो मौलिक अधिकार है अगर उसका हनन होता है तो ये जो रीट दिया गया है इसके तहत आप सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के या फिर उच्च न्यायालय में जाकर के अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका संविधान का हृदय एवं आत्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान के किस भाग में, है ना, भाग की बात कर रहा है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में संघीय न्यायपालिका है। देखिए 2 में क्या है, तो नागरिकता है। 3 में क्या है आपका, तो 3 में है आपका मौलिक अधिकार। 4 में क्या है दोस्तों, तो नीति निर्देशक तत्व है। तो बचा कौन, बचा तो एक पाँचे ना, तो पाँचे हो जाएगा आपका संघीय न्यायपालिका। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निरूपण निम्न स्थान के लिए किया गया है। देखिए नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत का निरूपण किस स्थान के लिए किया गया है, तो ऑप्शन दिया गया सामाजिक लोकतंत्र, गांधीवादी लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, या फिर राजनीतिक लोकतंत्र। 43 का क्या होगा, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए नीति निर्देशक तत्व को हमारे संविधान में जगह दिया गया है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। भाग कितने में है, तो भाग ये 4 में है। कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि इतना चीज़ आपको बार बार पूछा जाता है। एक बार अनुच्छेद भी आप ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद भी हम कभी करवा देंगे, है ना। तो आपको लगभग हम 100 अनुच्छेद करवा देंगे ना। 100 अनुच्छेद अगर आप याद कर लेते हैं, लगभग 100 अनुच्छेद, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। 100% गारंटी है कि 100 अनुच्छेद आपको एक वीडियो में करवा देंगे और 100 अनुच्छेद से एक को बाहर नहीं आएगा। फिक्स है कि 5 नंबर यहाँ से फिक्स है कि आपको आएगा ही तो आएगा वो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 44 नंबर। कह रहा है कि मूल कर्तव्य का वर्णन, मूल कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए मूल कर्तव्य जो है, जब हमारा संविधान बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब मूल कर्तव्य नहीं था। ठीक है, इसको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको जोड़ा गया था दोस्तों 1976 ईस्वी में, है ना। 1976 में इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। और ये अनुच्छेद कितने में है, तो वर्तमान में अनुच्छेद 51 के ए में है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि भाग कितने में है, तो भाग 4 के क में है। ठीक है, किस में है, तो भाग 4 के क में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद पूछे 51 के ए में वर्णन किया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है, याद रखना है कहाँ से लिया गया, तो रूस से लिया गया। देखिए जब इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो उस समय टोटल कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 2002 ईस्वी में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 45 नंबर, कह रहा है कि खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की जो अधिसूचना जारी की जाती है वो जारी की जाती है आपको राज्यपाल के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। भैया कौन सा कथन सही नहीं है, तो सब कथन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, तो ये तो कथन आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है, बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। देखिए, और डी नंबर ऑप्शन कह रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। देखिए, डी भी यहाँ सही है, लेकिन सी जो ऑप्शन दिया गया है ना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 46 का सी हो जाएगा, गलत आपको पूछ रहा था यहाँ पर। अगला चलते हैं आपका 47 नंबर, कह रहा है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। देखिए, अभी आपको बताए थे कि मूल कर्तव्य का जो उल्लेख संविधान में किया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। और कब हुआ था ये, तो 1976 के तहत ये आपका हुआ था आपको। और ये भाग कितने में है, तो भाग आपका 4 के क में है ना, भाग 4 के क में है। अनुच्छेद कितने में है, तो 51 के क में है। ठीक है, 51 के क भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो आपको घर बनाने की कोई बात नहीं है। और जब इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान में तो कितने मौलिक अधिकार थे, 10, वर्तमान में है आपका 11। अगला सवाल है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है। किस संविधान संशोधन के तहत दोस्तों, जो पंचायती राज वर्तमान में है ना, पंचायती राज भी पहले नहीं था आपका। ठीक है, जब संविधान बना था तो उस समय पंचायती राज नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया था। और बाद में इसको कब जोड़ा गया था, तो 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। 73वां संविधान जो संशोधन हुआ था मेरे भाई, तो वो हुआ था आपका 1992 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। और ये प्रभावी कब से हुआ है ना, हुआ था 1992 में। लेकिन ये अगर पूछ लिया जाए कि ये प्रभावी कब से हुआ था, तो प्रभावी याद रखना है 24 अप्रैल है ना, 24 अप्रैल 1993 से ये प्रभावी हो गया था आपको क्या, तो पंचायती राज संस्था। ठीक है, और पंचायती राज संस्था जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था, इसमें भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची भी इसी संशोधन में तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अगर अनुसूची पूछे कि टोटल संविधान में कितने हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। लेकिन जब संविधान बना था तो उस समय अनुसूची कितना था, तो 8 अनुसूची था। ठीक है, तो 11वां अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो पंचायती राज है। और 12वें अनुसूची में क्या है, तो नगर निगम से संबंधित वर्णन किया गया है। तो ये दोनों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये आपका। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता, ठीक है, कि यहाँ पर पंचायती राज के जगह पे अगर दे दिया जाता है ना, नगर पालिका अगर यहाँ पर दे दिया जाता है ना, नगर पंचायत दे देता, नगर पालिका दे देता, तो यहाँ पर आंसर हो जाता आपका 74वां संविधान संशोधन। क्योंकि नगर पालिका नगर पंचायत को जो जोड़ा गया था वो 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 नंबर, कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना का समावेश है दोस्तों, ये भारत के संविधान में कहाँ इसका वर्णन किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही तो इसका वर्णन किया गया है मेरे भाई, है ना। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से ये लिया गया था। ठीक है, आयरलैंड से ये लिया गया था, भाग 4 में है। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है। अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद कितने के तहत, तो 126 के तहत, है ना, अनुच्छेद 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है प्रश्न आपका 51। देखिए, आज हम 75 प्रश्न यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, और जैसे ही 10 टेस्ट और हो जाएगा तो हम 100 प्रश्न करवाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरी तैयारी हो जाएगी। आप हमसे जुड़े हैं, जुड़े रहिए। और अभी क्लास बिल्कुल फ्री है, बस आपसे एक सहयोग चाहिए जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न आपको कह रहा है दोस्तों 51 नंबर की
प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, जो थर्मामीटर है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कारक थे दोस्तों गैलीलियो। कौन थे? गैलीलियो थे इसके आविष्कारक। और ये थे कहाँ के? गैलीलियो कहाँ के थे? तो इटली के थे आपके, है ना, इटली के थे आपके। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर कि वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है? जी हाँ, तो वायु की गति जो नापा जाता है वो हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर से हो जाएगा आपका वायु के वेग की माप की जाती है। और वायुमंडलीय दाब अगर पूछ लिया जाता दोस्तों तो वो हो जाता बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव रक्त की सयानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त की सयानता का क्या कारण है? 53 का हो जाएगा रक्त में प्रोटीन। रक्त में प्रोटीन की वजह से होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 54 कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। बताइए कि WC का बनना तथा RBC का विनाश होता है किस ग्रंथि में होता है बिना, ये आपको बता रहा है। लसिका ग्रंथि, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या फिर यकृत में। 54 का क्या हो जाएगा? तो बी नंबर यानी कि प्लीहा में। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो WBC है ना, और एक RBC है, तो RBC का जीवन काल कितना होता है? यानी कि रेड ब्लड जो सेल होता है, लाल रक्त जो कणिका होता है, इसका जो समय होता है, जीवन काल जो होता है वो 120 दिन का होता है। और WBC का कितना होता है दोस्तों? तो मात्र 4 दिन का होता है ना। वाइट, है ना, तो वाइट जो ब्लड जो होता है ना, वाइट ब्लड जो कणिका है उसका जो जीवन काल होगा वो 4 दिन होगा, और रेड ब्लड का हो जाएगा 120 दिन हो जाएगा। ये दोनों आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जी हाँ LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव कौन है? बहुत अच्छा सवाल है, छपने वाला प्रश्न है। और जो LPG है दोस्तों, जो आप गैस का उपयोग करते हैं, उसमें मुख्यतः अवयव कौन कौन से होते हैं? तो क्या हो जाएगा? इसमें होता है आपका प्रोपेन होता है, इथेन होता है और ब्यूटेन होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी कि इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 56। कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है? जी हाँ, तो कार्य का मात्रक क्या है? इसी प्रकार का सवाल आपको पूछा जाता है, एकदम छोटा छोटा, है ना, एक एक लाइन का। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य कैसी राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है आपका। ठीक है, कार्य कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर यानी कि जूल होता है। ठीक है, जिसे जूल कहा जाता है आपका, और जूल जो है ऊर्जा का भी मात्रक होता है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों कि माइक्रोस्कोप का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन में किया जाता है? जी हाँ, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्या करते हैं? तो मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होते हैं ना, उसको देखने में प्रयोग करते हैं माइक्रोस्कोप का, यानी कि आंसर हो जाएगा सूक्ष्म और पास की वस्तुओं देखने के लिए क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है आपका। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। ठीक है, 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? जी हाँ, तो कोहरा में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? 58 का हो जाएगा गैस में द्रव्य। ठीक है, गैस में द्रव्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 59 नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाक से। प्रश्न है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? जी हाँ, चलिए इसको बताइए। प्रश्न कह रहा है कि रुधिर में यानी कि ब्लड में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका आंसर नंबर ल्यूकेमिया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया को रक्त कैंसर भी कहा जाता है ना। अगर पूछ लिया जाए कि ल्यूकेमिया को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रक्त कैंसर भी कहा जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 60 नंबर की मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो मानव वृक्क असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक जो है वो हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है 61 नंबर। देखिए यहाँ पर कुछ मैथ भी दिया गया है।
तो इसको मैं छोड़ता हूँ यहाँ पर और मैं आगे चलता हूँ। बहुत सिंपल मैथ दिया है, कुछ यहाँ पर देखिए रीजनिंग वगैरह भी दिया हुआ है ना। इतना को इतना लिखते हैं, इतना को इतना लिखते हैं, तो इतना को कितना लिखेंगे। काफ़ी इजी रीजनिंग है ना। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपका, मैथ वाला और रीजनिंग वाला, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको छोड़ता हूँ आपका। चलिए 67 भी हो गया, 68 हो गया, 69, 70, आगे चलते हैं दोस्तों। 71 नंबर, 71 प्रश्न है कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, ठीक है। बीच में आपको कुछ 10 लगभग यहाँ पर मैथ दिया गया था जो आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, है ना। तो मैं उसको अभी यहाँ पर छोड़ दिया हूँ, क्योंकि अभी उसको अगर बनाऊंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसका मैं अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है। जो भी रीजनिंग का वीडियो है और आपका जो मैथ का वीडियो है, ठीक है, रीजनिंग और मैथ का वीडियो हम अलग से बनाएंगे। पेडागोजी का भी वीडियो अलग से बनाएंगे। करेंट अफेयर का भी 1-2 वीडियो हम अलग से बनाए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर कुछ और प्रश्न दिया गया है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि फ्रांस की मुद्रा क्या है। फ्रांस की जो मुद्रा है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि यूरो है, ठीक है। फ्रांस की मुद्रा क्या है आपका, यूरो है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस है, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। और ये एक यूरोपीय कंट्री है आपका। नेक्स्ट चलते हैं 72 नंबर, कह रहा है कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंडस्ट्रीज ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो कहाँ स्थित है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि खेत में जो औजार का हम उपयोग करते हैं, है ना, और ये जो सेंट्रल इंडस्ट्रीज ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा जो किया जा रहा है ये कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका स्थित है दोस्तों वो हो जाएगा भोपाल में स्थित है। कहाँ है, भोपाल में स्थित है आपका ये, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, तो बताइए कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 15 फरवरी, ठीक है, 15 फरवरी 1976 में, 15 फरवरी 1976 में इसकी स्थापना होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग की, ठीक है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। जी हाँ, तो कौन सा एक प्रावधान है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है। ऑप्शन दिया गया है 104, 5, 82 या फिर 117। 73 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 105 में, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 105 है उसमें संसद के सदनों की तथा उसके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार तथा उन मुक्तियों को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है आपका 74 नंबर की हिंदी दिवस कब मनाते हैं। जी हाँ, बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 15 सितंबर, 13 सितंबर या 16 सितंबर। 74 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस, ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, बताइए तो कमेंट करके कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 16 सितंबर को भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मनाया जाता है जो आपको बार बार पूछा जाता है ना। चलिए हम आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, है ना। जाते जाते सभी लोग लाइक बटन जरूर दबाना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल लिखा हुआ है, उसको दबाइएगा तो काला हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल भी प्रेस कर देना है। बगल में घंटी भी है, वहाँ से घंटी दबा दीजिएगा तो वो बज जाएगा, ताकि अगला जो वीडियो हम डालेंगे तो उसको पहुँच जाएगा आपको, बिना आपको कहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके मोबाइल पर सीधा पहुंच जाएगा। ऐसे टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी हम लिंक शेयर कर देते हैं, वहाँ से भी आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर बहुत सारा PDF भी डाला गया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है दोस्तों ये है आपका फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और इसको किसने बनाया था, तो इसको अकबर ने बनाया था, ठीक है। अकबर ने इसको बनवाया था। क्यों बनाया था, तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था आपको, ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा बनवाया था आपका अकबर के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, तो आज तो इतना ही था आपका, है ना। ये चैप्टर आपका आज का क्लास
का 75 सवाल पूरा हुआ है ना, और इसका आंसर भी दिया गया है। तो ये रहा इसका आंसर। देखिए इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पर आपको PDF मिलेगा, और उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको कुछ सहयोग करना है, तभी हम ग्रुप में आपको इसका शेयर आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग अगर सहयोग करते हैं, ठीक है, और सहयोग राशि देखिए बहुत लोग पूछते रहते हैं सर क्या सहयोग करना है, तो मिनिमम आपको 251 आपको सहयोग करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको इसी नंबर पे आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है। फिर आपको ये जो PDF है, ये PDF है, नोट्स है, वीडियो है, सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप एक अलग से बनाया गया है, जो लोग सहयोग करते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत सारे लोग सहयोग किए हैं, तो उनको अलग से PDF नोट्स है, वीडियो है ना, आपको उनको प्रोवाइड कराया जाता है डेली बेसिस पर। और आपको बार बार ये नहीं करना है सहयोग, मात्र एक बार, है ना, क्योंकि PDF बनाने में भी काफ़ी मेहनत लगता है। तो इसीलिए एक थोड़ा सा अमाउंट है जो आप पे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप तो टीचर हैं, है ना, इतने दिन से टीचर हैं, तो अब आप लोग इसको थोड़ा सा सहयोग करें, ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए सीटेट की क्लास चल रही है, तो यहाँ पर आपको सोशल साइंस का मात्र अभी 501 रुपये फ़ी चल रहा है। तो जो लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले लीजिए। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है, 4 क्लास आपका हो भी गया है इसमें, है ना। इसमें आपको वीकली टेस्ट चलेगा, डिस्कशन होगा आपका, और इसमें आपको नोट्स भी दिया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा हिंदी संस्कृत का भी आपका क्लास चल रहा है, जिसका फ़ी अभी मात्र 1000 रखा गया है ना। यहाँ पर कम है, 1500 फ़ी था आपका, लेकिन 1000 कर दिया गया है। ठीक है, और ये कुछ दिन के लिए ऑफर है, तो जो लोग अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज का ये रहा टेस्ट नंबर 11 आपका समाप्त हो गया। इसमें हम लोग देखे आज टोटल 75 प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। इसको अब एक बार 2 बार देखिए, है ना। एक बार आप जैसे स्लो मोशन में देख लिए, सेकेंड बार इसको फास्ट करके थोड़ा सा देख लीजिए, है ना। सेटिंग में जाकर के इसको फास्ट कर लीजिए, एकदम फटाफट रिवीजन इसको मार लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, अपने दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का 11 नंबर टेस्ट, और काफ़ी अच्छा प्रश्न था इसमें, जो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर इसमें से 2-4 प्रश्न तो फिक्स है आपको कि लड़ेगा ही लड़ेगा आपका। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी टेलीग्राम में आप यहाँ से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर आप लोग बताइएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आपका इंतज़ार रहता है ना, कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, आप लोग और उसमें क्या चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, है ना। और सहयोग ज़रूर से ज़रूर करते रहें, ताकि ये क्लास निरंतर चलते रहे आप सभी का। अभी बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है, बस आपसे एक सहयोग मांगा जा रहा है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर, धन्यवाद।